नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम इन्फोडेक्स पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपके दिमाग में भी कई बार आया होगा। बचपन में आपने कभी मजाक में कहा होगा, काश मेरे पास नोट छापने वाली मशीन होती तो मैं सब कुछ खरीद लेता। और शायद आपने ये भी सोचा होगा, जब देश में इतनी गरीबी है, लोग भूखे सो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते, तो सरकार सीधा सीधा नोट क्यों नहीं छाप देती। जितने भी गरीब हैं सबको पैसे बांट दो। आपके खाते में 10 लाख, मेरे खाते में भी 10 लाख, हर कोई अमीर और गरीबी खत्म। सुनने में कितना शानदार लगता है ना, गरीबी खत्म, भूखमरी खत्म, हर कोई खुशहाल। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। असलियत समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। नोट छापने के पीछे क्या नियम है और क्यों ज्यादा पैसे छापना किसी देश की हालात और भी खराब कर सकता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि नोट छापने का अधिकार भारत में किसके पास है। भारत में यह अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, उसके पास ही होता है। हाँ, 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार छापती है, लेकिन बाकी सारे नोट सिर्फ आरबीआई ही जारी करता है। एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1 रुपए का नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि बाकी सारे नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आरबीआई चाहे तो लाखों करोड़ों नोट क्यों नहीं छाप देता। यही असली कहानी की शुरुआत है। असल में आरबीआई भी हवा में पैसे नहीं बांट सकता। इसके लिए एक सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जब भी नया पैसा छापता है तो उसे कुछ रिजर्व अपने पास रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं पहले क्या होता था। 1935 से 1956 तक उस समय प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता था। मतलब जितने भी नोट छापे जाते थे उतने का एक बड़ा हिस्सा सोना और विदेशी मुद्रा रिजर्व के रूप में रखना जरूरी था। उदाहरण के लिए, अगर 100 रुपए का नोट छापना है तो लगभग 40% रिजर्व सोना और फॉरेन करेंसी के रूप में होना चाहिए। 1956-57 में ये सिस्टम बदलकर मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो गया, जिसके अनुसार आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति रिजर्व रखनी होगी। इसमें से 115 करोड़ सोने के रूप में और बाकी 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई को हर नोट के लिए रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, बस एक तय न्यूनतम रिजर्व रखना काफी है। अब देखते हैं कि इसका नोट छापने से क्या रिलेशन है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम की वजह से ही आरबीआई अनलिमिटेड थ्योरेटिकली नोट छाप सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि नोट छापने की असली मात्रा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राजकोषीय घाटा, विकास दर, मार्केट में मांग और आपूर्ति। अब सवाल यह है कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं और इनका नोट छापने से क्या संबंध है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में देश ने जितना सामान और जितनी सर्विसेज बनाई और बेची, उसका कुल मूल्य। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे मोहल्ले में सारी दुकानों ने मिलकर साल भर में 1 करोड़ का माल बेचा, तो ये उस मोहल्ले का जीडीपी है। ठीक वैसे ही पूरे देश का जीडीपी तय करता है कि असल में कितनी वेल्थ क्रिएट हो रही है। और अगर देश का जीडीपी उतना ही है और आप पैसों की मात्रा दोगुनी कर देंगे तो ये इम्बैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। मतलब सरकार को जितना खर्च करना है और जितनी इनकम आती है टैक्स के रूप में या किसी अदर सोर्सेस से, उसके बीच का जो गैप होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सरकार का खर्च भी तो बहुत होता है, वो नोट छापकर इसको पूरा क्यों नहीं कर देती। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि छोटा गैप तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर ये गैप बहुत बड़ा है तो सरकार इसे उधार लेकर पूरा करती है। सरकार ये उधार 2 तरीकों से लेती है। एक तो बाजार से उधार, जैसे कि बॉन्ड्स जारी करके आम जनता या बैंकों से पैसा लेकर। दूसरा आरबीआई से उधार लेकर, यानी कि नोट छापकर। जब आरबीआई छापकर घाटा पूरा करती है तो मार्केट में अचानक बहुत सारा नया पैसा आ जाता है, जिससे चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं। नतीजा इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और ये महंगाई आसमान छूने लगती है। और हाँ, ये भी याद रखिए, राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब है कर्ज का बढ़ना, और उस कर्ज का ब्याज आखिरकार जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाता है। अब एक दूसरा फैक्टर होता है ग्रोथ रेट। ये बताता है कि देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इस साल जीडीपी 200 लाख करोड़ है और अगले साल 220 लाख करोड़ हो गई है, तो ग्रोथ 10% है। अगर ग्रोथ है तो डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी,
लेकिन अगर ग्रोथ धीमी है और पैसे बहुत ज्यादा छाप दिए जाएं, तो इकोनॉमी इम्बैलेंस हो जाएगी। यहाँ आता है डिमांड एंड सप्लाई का खेल, और यही सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। जब मार्केट में पैसों की सप्लाई बढ़ती है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही रहती है, तो उन चीजों की, उन सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसे छाप देती है तो इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पैसों की वैल्यू बहुत गिर जाती है। सोचिए, एक गांव में सबको अचानक 1-1 करोड़ रुपए बांट दिए जाए, क्या सबकी गरीबी मिट जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सब्जी वाले के पास भी 1 करोड़ है, तो वो 20 रुपए किलो के आलू क्यों बेचेगा? वो कहेगा मेरे पास भी पैसा है, अब मैं 2000 रुपए किलो बेचूंगा। मतलब डिमांड तो सबकी बढ़ गई है लेकिन सप्लाई वही रही, नतीजा महंगाई। अब हम महंगाई को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटे से गांव में सिर्फ 10 किलो चावल है और गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो भी 10 ही हैं। मतलब सबको 1-1 किलो चावल आराम से मिल सकता है। अब सरकार आई और बोली सबको 1-1 हजार रुपए दे दो। अब क्या हुआ? अचानक सबके पास पैसे आ गए, लेकिन चावल वही है 10 किलो। अब क्या होगा? हर कोई चावल खरीदने जाएगा। कोई कहेगा 50 रुपए दूंगा, कोई कहेगा 100 रुपए दूंगा, कोई कहेगा 500 रुपए दूंगा 1 किलो चावल। आखिर में वही 1 किलो चावल जो पहले 50 रुपए का था, अब 500 रुपए, 1000 रुपए का हो जाएगा। यानी नोट छापने से गरीबी खत्म नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ गई। अब हम कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल को समझते हैं। जर्मनी 1923 में, सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अपने युद्ध खर्च को पूरा करने और कर्ज चुकाने के लिए खूब सारे नोट छापे। हालात इतनी बुरी हो गई कि रोटी खरीदने के लिए लोगों को गाड़ी भरकर नोट ले जाना पड़ता था। बच्चे नोटों को खिलौना बनाकर खेलते थे क्योंकि नोट की वैल्यू वहां कागज के समान हो गई थी। क्योंकि अधिक मात्रा में नोट छापने से वहां पैसों की वैल्यू गिर गई थी। जिम्बाब्वे 2008, सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए और कर्ज चुकाने के लिए खूब नोट छापे। महंगाई इतनी बढ़ गई, एक ब्रेड खरीदने के लिए $100 ट्रिलियन का नोट भी बेकार हो गया। लोगों को पैसों से ज्यादा आलू प्याज की कीमत समझ आने लगी। वेनेजुएला 2026, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इस देश ने भी नोट छापकर घाटा पूरा करना चाहा। नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल वहां पानी से भी सस्ता था, लेकिन एक पैकेट ब्रेड लाखों डॉलर का हो गया। लाखों लोग भूखे मरने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा कई देशों ने अपने कर्जों से छुटकारा पाने के लिए अधिक मात्रा में नोट छापे, लेकिन हुआ क्या? इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। हमारे भारत देश में आरबीआई बहुत सावधान है। भारत में आरबीआई और सरकार मिलकर तय करते हैं कि कितने नोट छापने हैं। भारत में नोट छापने से पहले आरबीआई कुछ फैक्टर्स चेक करता है, जैसे इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए कितना कैश चाहिए, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन टारगेट क्या है। अगर पैसे कम होंगे तो रिसेशन यानी मंदी आ जाएगी, और अगर पैसे ज्यादा होंगे तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई का सबसे बड़ा काम है बैलेंस को बनाए रखना। सिर्फ नोट छापना क्यों खतरनाक है? अगर कोई देश ज्यादा नोट छाप देता है तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाते हैं, डॉलर के मुकाबले करेंसी गिरने लगती है। नतीजा, आम जनता की हालत और भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर कल सुबह आपके पास 10-10 लाख रुपए आ जाएं, तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि घर वही होगा, गाड़ियां वही होंगी, खेत वही होंगे, खाने पीने का सामान भी वही होगा, बस कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। आज जो घर 50 लाख का है, कल वही घर 5 करोड़ का हो जाएगा और आपकी अमीरी बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नोट छापना हल नहीं है तो गरीबी कैसे दूर होगी? तो दोस्तों, गरीबी दूर होगी जब शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मजबूत होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ेंगी, किसान और छोटे व्यापारियों को सपोर्ट मिलेगा। यानी सॉल्यूशन है प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज का बढ़ना, ना कि नोट छापना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकार क्यों गरीबों को पैसे बांटने के लिए अनलिमिटेड नोट नहीं छापती। अगर ऐसा किया जाए तो गरीबी दूर होने की बजाय महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि नोट कितने छापे जाएं, असली सवाल है कि हम सब मिलकर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को कितना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल प्राइम इन्फोडेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।